नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हमारे साथ आज 2-3 मेहमान जुड़ने वाले हैं। बाबा रामदास जुड़ गए हैं। वीएन भट्ट यानी वीरेंद्र नाथ भट्ट अभी बस कुछ ही लम्हों में जुड़ेंगे और धीरेन्द्र पुंडीर को भी मैंने कहा है वो अपना प्रोग्राम खत्म करके अगर उनके पास उतना समय रहा तो जुड़ेंगे। और आज का मुद्दा है ये जो राहुल गांधी आए दिन जिस तरीके से प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करते हैं और उस प्रेजेंटेशन में क्या कहना चाहते हैं ये शायद उनको पता है नहीं पता है, मैं 100% श्योर हूं नहीं, क्योंकि वो जो भी कहते हैं अपने प्रेजेंटेशन के समय कम से कम बहुत बड़ी आबादी को वो कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं और बार बार एक ही जैसी चीजों को रिपीट करना, कभी भूकंप बताना, कभी एटम बम बताना, कभी हाइड्रोजन बम बताना, और जब लगे कि नहीं ये तो बात बन नहीं रही है, ये तो ना एटम बम है ना हाइड्रोजन बम है, तो फिर चीजों को संभालते हुए कहना कि नहीं नहीं वो हाइड्रोजन बम अभी आना है। तो फिर ये क्या था? कई सवाल उठ रहे हैं राहुल गांधी के कुल मिलाकर के। ये जो आजकल ये सब प्रपंच चल रहे हैं, प्रोपेगेंडा चल रहे हैं, इसको लेकर के कि ये है क्या और एक्चुअल में वो साबित क्या करना चाहते हैं, वो कहना क्या चाहते हैं। तो मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं इस समय, बाबा रामदास और वीरेंद्र नाथ भट्ट। तो उनको जोड़ लेते हैं और जोड़ करके फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाबा जी बहुत स्वागत है, वीरेंद्र जी बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, जय श्री राम, हर हर महादेव। वीरेंद्र भाई साहब प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। वीरेंद्र जी सबसे पहले मैं आपके पास ही आ जाता हूं। मैंने आपको जब कॉल किया था तो मैंने पूछा था लखनऊ में हाइड्रोजन बम के कुछ झटके महसूस हुए क्या, तो आपने बड़ी मजाक उड़ाई और कहा कि नहीं ये बिल्डिंग भी गिर गई, वो बिल्डिंग भी गिर गई और बड़ा सरकार चिंतित है, कैसे जो है स्थितियों से उबरा जाए। तो वही सवाल फिर है साहब, पूरे देश में इस हाइड्रोजन बम का कहीं कोई असर आपको दिखाई दे रहा है क्या? और नहीं दिखाई दे रहा, पूरे देश में नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स के और सारी सिक्योरिटी एजेंसीज हाई अलर्ट पर थी कि बहुत बड़ा कुछ मामला होने वाला, लेकिन वो तो सब दिन भर ताश खेलते रहे, कुछ हुआ ही नहीं। और अगर एक शब्द में कहा जाए, जो इट वाज अ डैम्प स्क्रीम, एक गीला पटाखा था। वो कहना क्या चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि जो बॉम्बे के जो सी ग्रेड फिल्म के निर्माता होते हैं, वो जब अपनी फिल्मों की मार्केटिंग करते हैं तो इसी तरीके से भारी भरकम शब्दों के साथ वो मार्केट में खबरें उछालते हैं। और जो थर्ड ग्रेड जो फिल्मी कलियां टाइप जो मैगजीन होती है, उसमें ऐसी कहानियां छपती हैं कि भूकंप आ जाएगा, न्यूक्लियर बम आ जाएगा, हाइड्रोजन बम आ जाएगा, अब पता नहीं अगला कौन सा बम वो लाएंगे। कुल मिलाकर के ये आज जो हुआ है, ये राहुल गांधी की हताशा का परिणाम है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि तेजस्वी यादव बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं। आज उनका तीसरा दिन हो गया। तेजस्वी यादव ने पूरे यात्रा के दौरान वोट चोरी या बिहार में चुनाव आयोग द्वारा कराया गया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स का नाम तक नहीं लिया तेजस्वी यादव ने। क्षेत्रीय पार्टी का नेता को जमीन की सच्चाई का, धरातल में सच्चाई क्या है, जनता का भावना क्या है, जनता का सेंटिमेंट किधर है, उसको बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। 60 लाख वोटर के नाम काटे गए, जिसमें अधिकांश ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं, मृत हो चुके हैं या बिहार छोड़ गए हैं। 60 लाख में छह लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया, ये विरोध नहीं किया कि हमारा नाम काट दिया गया और हमें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया।
इलेक्शन कर, और 1 लाख से अधिक जो है कांग्रेस और आरजेडी के बूथ लेवल एजेंट थे। उनको ये कहा गया था कि यदि कहीं कोई शिकायत हो तो आप जो है बूथ लेवल ऑफिसर को अवगत कराएं, कार्रवाई होगी। एक भी शिकायत कहीं से नहीं आई है। कहीं दो चार कहीं से आई होंगी। तो ये तो स्थिति है। तो इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए, और संसद को टारगेट करना, कभी वीर सावरकर को टारगेट करना, प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करना, प्राइम मिनिस्टर की माता के लिए शब्दों का प्रयोग करना, गाली देना, सब वो कुछ करके हार गए। और जाके विदेशों में जाकर के, अमेरिका में बैठ करके भारत के खिलाफ षड्यंत्र बुनना, मुसलमानों को भड़काना, मुसलमानों के कोई कहना कि साहब भारत में जो मुस्लिम है वो सुरक्षित नहीं है। और जितना भी जो जो कम्युनिस्ट मीडिया है ब्रिटेन और जर्मनी का, ये गार्जियन है, वॉशिंगटन पोस्ट है, और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, कतर का टीवी चैनल अल जजीरा है, ये हमेशा इनके साथ खड़ा होता था कि साहब ये एंटी इंडिया खबरें चलाने में, और डेमोक्रेसी खतरे में है, और डेमोक्रेसी बैकस्लाइडिंग हो रही है। ये सारी की सारी कहानियां आती थी। और कभी अडानी को टारगेट करना। अब तो सेबी ने भी आज क्लीन चिट दे दिया है अडानी को, खबर आ गई है। सेबी ने हेडनबर्ग के जो आरोप थे अमेरिकन कंपनी के, उसमें कोई सच्चाई नहीं पाई है। तो अब ये जो है, अब लग रहा है कि 11 साल बाद जो इनकी हेट, घृणा और झूठ की फैक्ट्री है, अब उसने जो है, अब वो मशीनें जवाब दे गई हैं। और जो आज जो उन्होंने कहानी सुनाई है वो भी 2 साल से ज्यादा पुरानी है। ये सारी खबरें छपी हुई हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है, जो उन्होंने कर्नाटका सीआईडी का जो हवाला दिया कि कर्नाटका सीआईडी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर रही है और इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कर्नाटक में चुनाव आयोग ने ही एफआईआर लिखाई थी। और कर्नाटक में जो चुनाव आयोग की एजेंसी है, यानी कर्नाटक राज्य का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जो कुछ भी उनसे जो है नेट के आईपी एड्रेस मांगे थे, मोबाइल फोन नंबर मांगे थे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो इस मामले में इन्वॉल्व थे, सारा डाटा उनको दे चुके हैं। और उसके बाद अब बताइए, जिस संस्था ने एफआईआर लिखाई हो, राहुल गांधी उसी को दोषी बता रहे हैं। तो इनकी बात पे कैसे विश्वास किया जा सके। और इस बार नई बात ये थी, अब की बार वो 5-6 लोगों की टीम लेके आए थे कर्नाटका से, और उनको भी जो है एज ए टेस्टिमोनी पेश किया गया, और उनसे कहा गया कि आप अपनी कहानी बताएं। तो अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि जो कांग्रेस की वो जैसे कहते ना कि आपके इंटेलिजेंस एजेंसीज में एक सेक्शन होता है, उसको बोलते हैं डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट, जो रोज नई नई गंदी कहानियां पैदा करती है, फेक नैरेटिव फैलाती है, फेक न्यूज फैलाती है, ताकि समाज में तनाव हो, समाज में अस्थिरता हो, सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़े। ये सब बड़े जाने पहचाने तरीके हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के काम करने के, दुनिया भर में होता है। और पूरे दुनिया में ये काम सीआईए भी करती है, मोसाद भी करती है। तो ये सब जो है, आज जो है जो हुआ है, तो आज ये लग गया कि आज ये साफ हो गया कि राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लगातार फेक नैरेटिव क्रिएट करने का अभियान आज औंधे मुंह गिरा है। ये खबर आपने देखा होगा, टीवी चैनलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद किसी टीवी चैनल के बुलेटिन में ये खबर प्रमुखता से नहीं चली, किसी भी चैनल में, अंग्रेजी हो या हिंदी हो, क्योंकि उसमें कोई दम नहीं था। वो पुरानी खबर है, बहुत लचर कहानी है। और प्लस आपने इतने भारी भरकम विशेषण पहले जारी कर दिए थे कि न्यूक्लियर बम और हाइड्रोजन बम, तो उससे भी लोगों को बहुत निराशा हुई कि भाई आपने इतनी इतनी बड़ी बातें की थी और आपके पास कहने को कुछ है नहीं। और मैं तो 89 से इलेक्शन कवर कर रहा हूं। ईवीएम के आने के बाद, वीवीपैट के आने के बाद, और यूपी में बड़ी संख्या में, यूपी में विधानसभा चुनाव में 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में पोलिंग बूथ बनते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है हजारों की संख्या में पोलिंग बूथ से। अब लाइव स्ट्रीमिंग के लिए कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं करना पड़ता है, एक कैमरा लगाना पड़ता है आपको। अब लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल फोन से भी हो सकती है।
तो और केवल अब केवल एक गड़बड़ केवल ये हो सकती है कि पुलिस या बाहुबली लोग किसी इलाके में, किसी पोलिंग बूथ में, किसी दूर दराज के इलाके में, रिमोट एरिया में, गांव के किसी लोगों को वोट डालने से बलपूर्वक रोकें। इसके अलावा अब ईवीएम में कोई गड़बड़ी का होना संभव ही नहीं है। और यही कारण है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने ईवीएम को मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, और ये जो है 7-8 साल इस पे चलते रहे। अब ये थक के हार के बैठ गए हैं कि साहब ईवीएम के बारे में होने से कुछ नहीं होगा। तो अब वो जो है पहले मतदाता सूची पर आए और फिर चुनाव आयोग पर आ गए। तो और लेकिन हाँ, अब एक बात है, अब चुनाव आयोग जो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी हैं, उन्होंने जो पिछले महीने कहा था कि राहुल गांधी या तो एफिडेविट पर लिख करके सारी शिकायतें चुनाव आयोग में फाइल करें 7 दिन के अंदर, वरना कार्रवाई होगी। तो अब चुनाव आयोग के लिए समय आ गया है, चुनाव आयोग के लिए को अपनी साख बचाने के लिए अब कार्रवाई करनी होगी। अब जो है चुनाव आयोग को चुप नहीं बैठना चाहिए और सीधे नोटिस जारी करके राहुल गांधी से कहना चाहिए कि ये सारी शिकायतें आप ऑन ओथ या ऑन एफिडेविट दीजिए, वरना हम कार्रवाई करेंगे। जी बाबा जी, आपकी कुछ समझ में आता है राहुल गांधी चाह क्या रहे हैं? मतलब चाहते क्या है? और दूसरे ये कि सीधे ज्ञानेश कुमार का नाम लेने लगे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त का। आज भी लिया। सूत ना कपास जुलाहे से लठम लठा, कोई एक सबूत आपके हाथ में नहीं। जितनी बातें आप करते हैं वो उसी समय धराशायी हो जाती हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि ऑनलाइन किसी का नाम डिलीट किया ही नहीं जा सकता। दूसरी बात ये कि अगर कोई मेरा पड़ोसी है तो मेरा नाम नहीं कटवा सकता, उसका एक प्रोसीजर है। जिसका नाम काटा जा रहा है उसको सफाई का पूरा पूरा मौका दिया जाता है, उसके लिए भी फॉर्म भरे जाते हैं, तमाम एक प्रोसीजर है। तो ये लगातार झूठ क्यों बोल रहे हैं? इस तरह के फेक लोगों को ला करके खड़ा क्यों कर रहे हैं? मतलब मंशा क्या है, चाह क्या रहे? और उससे पहले आप जवाब दें, मैं इनका एक ट्वीट दिखाता हूं दर्शकों को। ये ट्वीट था इनका आज का। इसमें क्या लिखा है थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स और देश की जेन जेड संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे, और मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। ये राष्ट्र के नाम संदेश दिया है उन्होंने बाबा जी। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स और देश की जेन जेड, ये मिलकर के अब संविधान को बचाएंगे। आप इनके इशारे समझ रहे हैं? जी सर, जरा ये ट्वीट रहने दीजिए, मैं छोटे विंडो से ही बोल लूंगा जरा प्लीज। सर असल में रीड बिटवीन द लाइंस, आपने ये ट्वीट दिखाया देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी, पर ये जो इन्होंने चौथी लाइन लिखी है ना, उसको असल में ये लिखना चाहते थे देश को जलाएंगे, एक चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करेंगे और मुझे गद्दी पे बिठाएंगे। मैं, और जो 5वीं लाइन है, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूं, मैं हमेशा उनके पीछे खड़ा रहूंगा। आग लगाने वालों के में देखिए, राहुल गांधी इज वेरी स्मार्ट। तेजस्वी इनसे ज्यादा स्मार्ट है। वो समझ गया कि ये वोट चोरी का मुद्दा नहीं है। आपको ध्यान होगा वो उस रैली, अभी सर ने कहा, वीरेंद्र भाई ने कहा ना, वो समझ गया, इसलिए उसने जो असली मुद्दे हैं वो उठाने शुरू कर दिए। इस बिहार अधिकार यात्रा में उसने एक बार भी वोट चोरी का नाम नहीं लिया या SIR का नाम नहीं लिया। वो जानता है ये मुद्दा ही नहीं है। तो सर उसको पता है मुद्दा क्या चल रहा है भाई।
बेरोजगारी एक मुद्दा है, पलायन एक मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं बिहार में। तो राहुल गांधी बहुत अच्छी तरह जानता है कि वो न बिहार जीतेंगे, न अगले आने वाला कोई चुनाव जीतेंगे, न 2027 का यूपी जीतेंगे, बंगाल उंगाल की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, बंगाल असम, न वो 2029 का लोकसभा में उनकी सीटें 99 नहीं रहेंगी। मैं आज गारंटी से कहता हूं 50 के नीचे आएंगे। वो तो बिल्ली के भाग से छीका टूट गया था, वो तुक्का लग गया था वो 2024 वाला। सर राहुल गांधी को ये अच्छी तरह पता है कि चुनाव मैं नहीं जीतने जा रहा हूं और इनमें से कोई मुद्दा चुनाव में नहीं चलेगा। इसके पास सिर्फ एक आस बची है कि किसी तरह नेपाल हो जाए भारत में। इसके अलावा सर कोई ऑप्शन है ही नहीं, एक ही गेम प्लान है। अच्छा, मुझे एक बात ये समझ में आ रही कि इसके जो स्ट्रेटेजिस्ट, इसके जो हैंडलर्स विदेश में बैठे हैं, जो इसको टूल किट बना के देते हैं, उनकी जजमेंट इतनी खराब कैसे चल रही है? वो क्यों नहीं समझ पा रहे कि भैया नेपाल जैसा कोई मिसएडवेंचर इंडिया में नहीं हो सकता। भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश नहीं है। तो आखिर वो अच्छा सर, इसका अपना दिमाग बिल्कुल है ही नहीं। अच्छा मुझे बताइए, किस आदमी ने इसको कहा होगा कि तुम इतनी बदतमीजी भरी भाषा बोलो सार्वजनिक मंचों से, ये जो मोदी के लिए तू तड़ाक, ये जो तू कर रहा है। अगर मोदी को चलो तुम्हारा कार्यकर्ता नहीं था, तुम मंच पे नहीं थे, किसी कार्यकर्ता ने मोदी को मां की गाली दे दी, तो सर सभ्यता का तकाजा ये है। सर मुझे याद है एक बार मोदी जी मंच से भाषण दे रहे थे, पता नहीं एक तो नीतीश बाबू के साथ हुआ था और कहीं और हुआ था। जब वो नीतीश बाबू या कोई अन्य नेता बोलने के लिए उठे तो सब लोग मोदी मोदी बोलने लग गए। मोदी जी तुरंत खड़े हुए, उन्होंने कहा प्लीज। सर जनता 1 सेकंड में शांत हो गई। इसे कहते हैं शालीनता, इसे कहते हैं जिम्मेवारी लेना कि मेरे मंच पे रहते यदि मेरे एक साथी का जनता अपमान कर रही है, उसको बोलने नहीं दे रही, इंग्लिश में उसको कहते हैं बू करना, तो मोदी जी ने तुरंत रोका। सर वहां पे अगर राहुल तुरंत बोलता है ये गलत बात है, मोदी जी की मां मेरी मां, देश की मां, देश की हर औरत, हर महिला, हर बुजुर्ग महिला मेरी मां है, मेरी मां का सर कितना सम्मान बढ़ जाता राहुल का, आप बताइए मुझे। अच्छा उसके बाद चलिए वो तो हो गया, उसके बाद आप बिहार कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से मोदी जी की माता जी का एक एआई जनित वीडियो बनवा रहे हैं, उसको भी नहीं रोका राहुल गांधी ने। नहीं, चलवाया ही उन्होंने है। हाँ चलवाया इन्होंने। तो सर मैं कहता हूं कि वो स्ट्रेटेजिस्ट कौन लोग हैं, राहुल गांधी के सलाहकार कौन लोग हैं जो राहुल गांधी को बदतमीजियां करने की सलाह दे रही हैं? सर मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूं, थोड़ा समय लंबा। लालू प्रसाद ने अपनी 2 बेटियों को, पूरे सिस्टम को हाईजैक करके अपनी 2 बेटियों को एमबीबीएस डॉक्टर बनवा दिया और टॉप कराया अपने अपने उस डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में टॉप की लड़कियां दोनों, खाली 2 को छोड़ के। जो आदमी अपनी बेटियों को एमबीबीएस डॉक्टर बना सकता है, वो अपने बेटों को 9वीं फेल क्यों रख दिया? क्योंकि सर बिहार का जो इलेक्टोरेट है ना, जो उनका वोटर वर्ग है, वो गंवई शैली, गंवई भाषा, गंवई चाल चरित्र, चेहरा, वो लुंगी पहिर के ऐसे बैठ के दोनों टांग सोफे पे रख के और दतुअन करना, बदतमीजी से बात करना, भोजपुरी में बतियाना, जानबूझ के एकदम देसी स्टाइल में रहना है, जानबूझ के मतलब पॉलिश्ड बिहेवियर न करना।
सर ये इससे उनका वो जो वोट बैंक है वो कनेक्ट करता है। इसको उनको लगता है ये तो हमारे जैसे लोग हैं यार, हमारे जैसे कॉमन मैन है, देखो इनका लड़का भी, मैं भी 9वीं फेल, इनका लड़का भी 9वीं फेल। आप बताइए ना, लालू को अपने लड़कों को, यूपी बिहार का जो एजुकेशन का सर सिस्टम है आपको पता है, एमए की यूनिवर्सिटी की क्लास में, यूनिवर्सिटी के पेपर में आप इंग्लिश में कुछ भी लिख दीजिए, यूनिवर्सिटी 55 नंबर देके पास कर देती है। यूपी की 90% यूनिवर्सिटी का ये हाल है, बिहार का। ऐसे में लालू अपने लड़कों को 9वीं फेल का ठप्पा लगा के क्यों घूम रहे हैं? सर ये स्ट्रेटेजी है। बदतमीजी से बुरा बाल साफ करो, ये नारा ऐसे मुंह से नहीं निकल गया था, ये स्ट्रेटेजी थी। बदतमीजी से बात करना स्ट्रेटेजी है। इसी तरह राहुल की तरह ये स्ट्रेटेजी है। और पर राहुल को ये टूल किट आई विदेश से है कहीं से, ये राहुल का अपना दिमाग इतना नहीं है। अभी गए इनको तो एक बार सलाह दी गई थी कि आप जो है ना जोश में बात किया करें कुर्ते की। अचानक आपको ध्यान होगा, बात भाषण देते थे तो अचानक चिल्लाने लगते थे जोश में। अरे यार, अगर कोई बॉलीवुड का सी ग्रेड डायरेक्टर भी होता ना तो उनको उस वक्त कहता है इसके ओवर एक्टिंग के इसके पैसे काटो, एक्टिंग भी नहीं करनी आती इस आदमी को। तो सर ये राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं, इस प्रकार के झूठे फर्जी आरोप लगा रहे हैं, ये इनको मालूम है ये चुनाव जीतने के लिए नहीं कर रहे हैं। इनको मालूम है चुनाव नहीं जीतेंगे और चुनाव जीत के सत्ता हासिल नहीं होगी। इनका सिर्फ एक उद्देश्य है, किसी तरह नेपाल हो जाए, और ये उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। और ये आपने जो ट्वीट दिखाया, प्लीज सर एक बार इसको जरूर दिखाइए, जनता देखे कि ये ट्वीट क्या कह रहा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट है। धीरेन्द्र भाई रामराव प्लीज सर। चौधरी साहब एक बात रह गई, दोबारा दिखाते हैं, दोबारा दिखाते हैं, दोबारा दिखाते हैं। ये ट्वीट जो आदमी कर रहा है वो नेपाल के जेनजी की बात तो कर रहा है, नेपाल के जेनजी नेपो किट की बात भी तो कर रहे हैं। वो बात राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। नेपाल के जेनजी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया, नेपो किड्स द्वारा लेविश लाइफस्टाइल, उनका विलासितापूर्ण जीवन, वो मुद्दा उठाया। और नेपाल की जेनजी ने विपक्ष के नेताओं को दौड़ा दौड़ा के मारा। मैं इस चर्चा को नेक्स्ट लेवल, मैं इस चर्चा को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता हूं। ये जो 3 शब्द इन्होंने लिखे हैं अपने ट्वीट में, देश के युवा, देश के स्टूडेंट और देश की जनरेशन जेड, ये बहुत सोच समझ करके ट्वीट किया गया है। बिल्कुल, ये भारत में नेपाल की तरह और बांग्लादेश की तरह आग लगाना चाहते हैं। बिल्कुल। और किसके कंधे पर रख करके लगाना चाहते हैं? देश के युवाओं पर, देश के स्टूडेंट्स पर और देश के जनरेशन जेड पर। धीरेन्द्र जी को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। धीरेन्द्र जी, ये देश का युवा, देश के स्टूडेंट और देश के जनरेशन जेड अगर राहुल गांधी की बात सुनते होते, राहुल गांधी को पसंद कर रहे होते और कांग्रेस के समर्थक होते, तो कांग्रेस की ये दुर्दशा होती क्या जो उनकी इस समय दुर्दशा हुई पड़ी है? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि हम लोग नेपाल को पता नहीं क्यों इनके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमको लगता है कि नेपाल जो है बहुत, ये लोग जो लिख रहे हैं उसको, क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि ये जो लिख रहे होते हैं इनका उस घटना से भी कोई रिश्ता नहीं होता, उसको समझ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा मूवमेंट उन तमाम लोगों के खिलाफ है जिन्होंने 2008 के बाद इतनी बार सरकारें बदली हैं, जो लोकतंत्र के नाम पर जो एक वामपंथी गैंग वहां था जिसने पूरे देश को एक उसमें बदल के रख दिया, वो तमाम लोग उसकी बात कर रहे हैं। यानी उन्होंने उस पूरे मसले को जिस यहाँ वामपंथ का जो एक जहरीला स्नैक था हमारे यहाँ देश में है, उसको उन्होंने उखाड़ फेंका है। क्योंकि जो भी वामपंथ झूठ के साथ आता था उसको उखाड़ फेंका, उस वामपंथ के वंश परंपरा को उखाड़ फेंका, और यहाँ
वामपंथ में पूरी तरह तब्दील होती हुई कांग्रेस उस पर ताली बजा रही है। तो ये तो उनकी एक बेसिक समझ के खिलाफ है। मतलब मैं हैरान होता हूं कि ये तो एक बेसिक समझ है, क्योंकि नेपो किड को तो मैं इतना नहीं मानता, क्योंकि बीजेपी भी कम नहीं होती उस सारे में, उनके भी पास है, तो वो नेता तो सबके लिए है। लेकिन वहां उस विचारधारा को उखाड़कर फेंका जा रहा है, जिस विचारधारा को आप अब अपनी पार्टी में लागू करना चाहते हैं, लागू कर चुके हैं। हाँ, मतलब पूरी तरह से, आप पूरी तरह से जो कांग्रेस कभी मध्यमार्गी रही होगी, वो कांग्रेस आज लेफ्ट हो चुकी। उस लेफ्ट के खिलाफ नेपाल में क्रांति हो गई। उस लेफ्ट को या स्लाइटली लेफ्ट को बांग्लादेश से उखाड़ के फेंक दिया गया। उसी तरह से आप यहां जो कह रहे हैं और जिस ये युवाओं का आह्वान कर रहे हैं, आप ये सोचिए वहां उस जैन जी जो भी कहिए, मैं उस बात को बहुत नहीं मानता हूं, क्योंकि ये हम लोगों की आदत भी होती है, हम लोग एक शब्द चुनते हैं वो क्योंकि तमाम क्रांतियां जितनी भी हमारी नजरों के सामने हुई है, या वीरेन जी और आपने तो बहुत हमसे ज्यादा देखा है, बाबा जी ने, आपको याद होगा सब में ये 20 साल की उम्र के ही लोग होते हैं, क्रांतियां वही करते हैं, जेपी बस आगे ही चलते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो इसीलिए इसको बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आप ये सोचिए वहां किस तरह की अराजकता है। वो कह रहे हैं ऑनलाइन हम नेता चुनेंगे, कार्की को वो गाली देने पहुंच जाते हैं। तो हम ऐसा देश यहां बर्दाश्त नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में वो चीज नहीं हो सकती। वो एक्सपेरिमेंट ये कर चुके हैं। जिन युवाओं को ये बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनका वोट बैंक है, जो इनके साथ खड़ा होता हुआ दिखता है, वो आपको शाहीन बाग में सड़कों पर दिख चुका। धीरेन जी, मेरा कहना ये है, इसमें जो ये शब्द डाला गया है, इसमें जो शब्द डाला गया है जनरेशन जेड, ये तो नेपाल से ही प्रसिद्ध हुआ है ना शब्द। और नेपाल में पार्लियामेंट जलाई गई, सुप्रीम कोर्ट जलाया गया, पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी को जिंदा जला दिया गया, मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया है। पिछले दिनों ऐसे भी ट्वीट किए गए हैं कि साड़ी में वित्त मंत्री कैसे भागेगी, हाँ, ये ट्वीट भी किए गए हैं। तो ये जो ट्रेंड है, ये जो जेड जैन डाला गया शब्द, इसके मायने समझिए, इसकी गंभीरता समझिए। मैं ये कह रहा हूं केवल इनके जो खतरनाक इंटेंशन छिपे हैं इसमें। नहीं, वही मैं सिर्फ यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जिन लोगों का आह्वान कर रहे हैं, जिस जैन जेड को कर रहे हैं, वो कोई लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए नहीं है। ये भी उसी तरह के जो वहां दिख रही है अराजकता, उसको यहाँ इम्पोज करना चाहते हैं, एक डर क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे आपने अपने इलाके में देखा होगा, जो भी आदमी कहता है आपको उसके साथ कोई एक्शन होता है तो कहता है कि हिंदू अगर होता है, आपने देखा होगा या हुआ है, तो वो बाहर लिख देता है कि मैं मुसलमान बनना चाहता हूं, हम इस्लाम धर्म अपनाना चाहते हैं। यानी आप डराना चाहते हैं, यानी साहब वो हो गए तो आप हमको कुछ नहीं करें। जैन जेड जिसको ये बुला रहे हैं यहाँ इस देश में, मैं उसी जैन जेड के आइडिया की बात कर रहा हूं कि वो क्यों जैन जेड एक तरह से वो हिंदुस्तान में अराजकता की बात कर रहे हैं। न केवल उन्होंने इनको कहा, बल्कि बहुत एक याद होगा आपको विंग कमांडर या स्क्वाड्रन लीडर कुछ करके, वो जो रिटायर्ड महिला वीआरएस है, उसने क्या क्या शब्द लिखे, ये तमाम लोगों ने लिखा। तो ये जिस तरह के लोगों को ये आमंत्रित, जिस तरह के सपने में, जिस तरह के ख्वाब में है, वो मुझे नहीं लगता कि भारत में कभी सक्सेस होगा, क्योंकि उनके ग्राउंड में इसमें मुझे लगता है एक शब्द वो लिखना भूल जाते हैं, उसमें ब्रैकेट में लिखते फला जाति, इसमें से कितने परसेंट लोग उस जैन जेड में इस जाति के होंगे, फिर ऊपर लिखना चाहिए इस जाति के इतने होने चाहिए। तो वो तो जातियों के अलावा उनके पास अपनी कोई समझ वहां नहीं है। जैन जेड लिख दे या वो लिख दे, उनका सपना सिर्फ एक अराजक हिंदुस्तान है, जहां वो तमाम संस्थाओं पर विश्वास खत्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि आज भी कोई सबूत नहीं था। लोग, आपको मालूम हो, अगर युद्ध के मैदान में पटाखे चलते हैं तो उससे पक्षी भी पेड़ों से नहीं उड़ते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये आवाज अलग है। तो जब वो हाइड्रोजन बम की बात करते हैं, जिन सबूतों की बात करते हैं, एक एक सबूत जो वो बोल रहे हैं, मैं एक बात कई बार कह चुका हूं कि योगेंद्र यादव इसके बावजूद इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं, आर्टिकल उनका उसमें छपता है। और पत्रकारिता का भी मुझे हैरानी होती है कि जो कोर्ट में जिसके एक एक आरोपों को, उन्हीं आरोपों को जिनको वो दोबारा लिख रहे हैं,
तिबारा लिख रहे हैं, उन सबको कोर्ट ठुकरा चुका है। तो ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है, ये एक अराजकता की तरफ एक भीड़ को इकट्ठा करने की कोशिश है। और मुझे लगता है उनका एक ही विश्वास है कि जातिवाद में जो उनके साथ जो जातिवादी पार्टियां हैं, शायद उनके लोग निकलकर उनकी इस उम्मीद को पूरा कर दें। क्योंकि अगर मैं देखता हूं नेपाल में, माफ कीजिएगा, 7 वो उसके जो प्रदेश हैं जो अलग अलग हैं, उसमें मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि मैदानी और पहाड़ी आबादी का उन हिस्सों में कितना हिस्सा इसमें शामिल हुआ होगा। तो वो नेपाल जो है 2-3 लाख लोगों, 10 लाख लोगों तक में ही 3.5 करोड़ की आबादी में से वो लोग ये बदल सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में इनके ख्वाब इसलिए कभी पूरे नहीं हो सकते क्योंकि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी आबादी है जिसको मालूम है कि हमारी लक्ष्मण रेखाएं क्या हैं, हम इस देश के लिए रहते हैं। तो मुझे ये लगता है। वीरेन जी, आपके पास आता हूं। जिन 3 चीजों की इन्होंने चर्चा की है, युवा, स्टूडेंट, जेड जैन, ये इनके साथ हैं या इस समय मोदी के साथ मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हम आपके ही चैनल पे कई बार बात हो चुकी है कि ये इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका की तरीके से भारत में तनाव फैला करके, फेक नैरेटिव फैला करके, झूठी कहानियां चला करके संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, भारत में राजनीतिक अस्थिरता पैदा नहीं की जा सकती। एक राज्य में चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है। और मैं ये नहीं मानता कि इनके झूठे नैरेटिव के कारण ही 2024 के चुनाव में बीजेपी की सीटें कम हुई। उसकी भूमिका हो सकती है। तो ये इनको अच्छी तरह पता है कि कि अब ये भारत जैसे विशाल देश को अपने ये जो इनके हैंडलर्स और ट्रेनर्स जो बैठे हैं यूरोप अमेरिका में, उसके बल पर देश में कोई बड़ी समस्या ये खड़ी नहीं कर सकते। तो केवल ये चाहते हैं कि देश में किसी न किसी बहाने एक सामाजिक तनाव बना रहे, नई फॉल्ट लाइंस को लगातार क्रिएट करो, यूथ को ही फॉल्ट लाइन बनाओ और उसके अंदर ये जहर भरो कि तुमको रोजगार नहीं मिल रहा है। अब जैसे महंगाई मुद्दा नहीं बन रहा है, भारत के इतिहास में 78 ईयर्स में लोवेस्ट इन्फ्लेशन है 2% पे। मनमोहन सिंह के जमाने में हमेशा 10%, 11% रहता था। तो कोई मुद्दा नहीं बन रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर निजी हमला करो, उनकी साख पे हमला करो, उनकी प्रतिष्ठा पे हमला करो, प्राइम मिनिस्टर की जो सत्यनिष्ठा है उसको कलंकित करो और कुल मिलाकर के सरकार को डिग्रेड करो। आप डिस्टेबलाइज तो कर नहीं सकते, रिजीम चेंज की खाली आप बात कर सकते हैं, लेकिन दूर दूर तक भारत में ये कोई कल्पना में भी संभव नहीं है। तो ये इनका अभियान जारी रहेगा। और मेरा अपना मानना है कि आज जो इनका ये जो एक दगा हुआ कारतूस जो आज इन्होंने छोड़ा है, और जिस तरीके से और आप देखिएगा कि डेट मुझे याद नहीं आ रही है, पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है शायद अगले कुछ दिनों में है। तो वहां पे भी अब ये नया शगुफा वहां छोड़ेंगे बिहार के चुनाव को लेकर के कि या तो जाति जनगणना, इनके पास एक बड़ा अस्त्र हथियार था, जाति जनगणना का सेंसस। तो अप्रैल 2025 में अभी इसी साल केंद्र सरकार ने उसको भी सहमति प्रदान कर दी है। केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी है कि जनगणना के साथ जाति जनगणना भी होगी। तो वो मुद्दा भी मोदी जी ने इनसे छीन लिया। तो अब ये जो है, अब इंतजार करिए कि ये अब पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक में कोई नया शगुफा लाएंगे। और बिहार का चुनाव ये निश्चित है कि कांग्रेस का, आरजेडी का वहां कोई भविष्य नहीं है, वो बुरी तरह चुनाव हारने जा रहे हैं। तो और वैसे भी अब जो है 22 तारीख से नवरात्र शुरू हो रही है, 2 अक्टूबर को दशहरा है, उसके 21 दिन बाद दीपावली है। तो अब ये 22 अक्टूबर से ये 22 सितंबर से लेकर के 24 क्या बल्कि पूरे अक्टूबर 31 और 8 ये करीब 40 दिन जो है अब पूरे देश में उत्सव का, त्योहार का माहौल रहने वाला है। तो ऐसे मौकों पे कोई भी राजनीतिक दल कोई बड़ी राजनीतिक कार्रवाई नहीं करता, कोई बड़ा राजनीतिक मिशन या कोई नया अभियान शुरू नहीं करेगा, अब तक नहीं किया है।
अब राहुल गांधी तो दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण हैं और अपने अपने कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, वो अगर कर सकते हो तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के ये कुछ ना कुछ करेंगे जरूर, क्योंकि इनका एजेंडा ही यही है कि जो समाज को कैसे भी बॉइलिंग पॉइंट पे रखना है, समाज में किसी ना किसी मुद्दे पे तनाव बनाए रखना है, वो जाति आधार पर हो, वो क्षेत्रीय आधार पर हो, वो भाषा के आधार पर हो, वो मजहब के आधार पर हो। यू हैव टू कीप द कंट्री ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, ये है। तो ये फिर कुछ करेंगे, ये चुप बैठने वाले नहीं है। अगर चुप बैठेंगे तो फिर इनके अस्तित्व पे संकट और बढ़ जाएगा। बाबा जी, अभी भी मरी गिरी हालत में कांग्रेस पार्टी को और इनके सहयोगी इंडी दलों को मिलाकर के करीब 30% वोट मिल रहे हैं देश के। इन 30% में एक बड़ी आबादी उसकी है जो अलग अलग राज्यों में कांग्रेस को भी वोट करती है और क्षेत्रीय दलों को भी, यानी शरद पवार को भी, लालू यादव के कुनबे को भी, अखिलेश यादव को भी, ममता बनर्जी को भी, अरविंद केजरीवाल को भी, उनको करती है। क्या इनकी उम्मीद वो लोग हैं कि वो सड़कों पर उतरेंगे, वो बवाल काटेंगे, वो मोदी सरकार का तख्ता पलटने में हमारी मदद करेंगे? और क्या ये इनकी इच्छा कुछ और भी है, इनके रणनीतिकारों की इच्छा कुछ और भी है? जी। मैं आपको बताऊं, ऐसा कुछ, ये जो अभी आपने जिन पॉलिटिकल पार्टीज और उनके वोटर्स का नाम लिया, ये जो अराजकता वाली जो सेना होगी राहुल गांधी की, इसमें वो लोग शामिल नहीं होंगे। कौन लोग शामिल होंगे मैं बता रहा हूं आपको। आपको ध्यान होगा जब सिंघू बॉर्डर पे सो कॉल्ड किसानों का जमावड़ा हुआ था, तो उसमें बहुत सारे मुस्लिम जो हैं वो पगड़ी और टोपी पहन के और सिखों का भेष बना के उस भीड़ में शामिल होते थे। तो सर, अगर कभी दिल्ली में नेपाल जैसी घटना करने का इन्होंने दुस्साहस किया तो अराजकता फैलाने वाले और आगजनी करने वाले लोग कहां से आएंगे? हरियाणा के हुड्डा समर्थक, सुनिए, हरियाणा के हुड्डा समर्थक, पंजाब के खालिस्तान समर्थक, खालिस्तानी जो रेडिकल्स हैं, और दिल्ली के गोल टोपी वाले, उत्तर प्रदेश के गोल टोपी वाले। पर एक बात बता दूं, अखिलेश यादव का यादव वोटर बिल्कुल इस आगजनी में शामिल नहीं होगा। मैं आज लिख के दे रहा हूं आपको। सर, वो वोट दे देता, उसका अपना अलग एजेंडा है, पर आई एम प्राउड टू से सर, राजनीतिक कारणों से वो सिर्फ वोट देने तक समाजवादी पार्टी से जुड़ा है, पर वो देश को आग लगाने की सोच भी नहीं सकता। उसी तरह उत्तर प्रदेश का जाट सोच भी नहीं सकता। हां, हरियाणा में जो हुड्डा समर्थक है, जिनको बाय हुक और क्रुक किसी भी तरीके से सत्ता चाहिए, वो सोच सकता है। बाकी पंजाब से आपको पता है, और बाकी तो सर यही लोग आएंगे। हां, उनको नाम जरूर दिया जाएगा युवा, स्टूडेंट और जेनजी, परंतु अच्छा, आपको नेपाल का एक बात बताऊं, जब नेपाल में जो इनके हैंडलर्स थे, उन्होंने एक दो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी थी। 28 साल से ऊपर का व्यक्ति इस भीड़ में न दिखे रोड पे, नंबर 1। नंबर 2, ज्यादातर लोगों से कहा गया था कि स्कूल या कॉलेज की यूनिफॉर्म में आइए। अगर कुछ भी नहीं है तो वो गले में जो पट्टा होता है आइडेंटिटी कार्ड वाला, वो जरूर पहना हो। और यहां तक कि 13, 14 और 15 साल के बच्चे, लड़के लड़कियों को भी फ्रंट पे रखा गया था। इट वॉज सो वेल प्लान्ड। लोग कहते हैं ना ये स्वतः स्फूर्ता ये था, ना सर, इट वॉज सो वेल प्लान्ड कि स्कूल जाने वाले छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म में बुलाया गया था और उनको आगे रखा गया था। तो सर इसी तरीके से सेम, अच्छा देखिए, टूल किट तो दोनों को एक ही जगह से आनी है।
फंडिंग भी दोनों को एक ही जगह से होनी है। पर उस भीड़ में कौन लोग शामिल होंगे वो मैंने आपको बता दिया, और कौन नहीं होंगे ये भी बड़ा स्पष्ट। सर देखिए, वोट देना एक अलग बात है, सरकार अपने मन की बनाना वो अलग बात है, पर देश फूंकना, सर इतना बड़ा गद्दार हर कोई नहीं होता जी। धीरेन जी के पास चलते हैं। धीरेन जी, मोदी सरकार कुछ करेगी क्या, या तभी सुताई करेगी जब ये लोग नेपाल दोहराने की कोशिश यहाँ करेंगे? देखिए, कांग्रेस की लगातार एक के बाद एक इस तरह की कोशिशें सरकार बड़े ध्यान से देख रही है। सबसे बड़ी चीज है, मुझे लगता है लोकतंत्र में कई बार हम असहमत होते हैं, और मैं भी कई बार असहमत होता हूं सरकार से, लेकिन एक चीज मुझे समझ में आती है कि जो राजनीतिक पार्टी है उसका जवाब राजनीतिक पार्टी के साथ ही दिया जाना चाहिए। लगातार उनकी हर एक बात को झूठ साबित किया जा रहा है, लगातार वो आज तक आलू बनाने की मशीनें ढूंढी जा रही हैं, तो उनको जवाब मुझे लगता है एक प्रॉपर तरीके से दिया जा रहा है। हाँ, जहां वो लिमिट क्रॉस कर रहे हैं उनके खिलाफ जो मुझे लगता है कि चूंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप एक लेवल से ज्यादा नहीं जा सकते, वो एलओपी है, तमाम चीजें हैं, और वो एक नैरेटिव बांधने की कोशिश कर रहे हैं, उसका काउंटर जिस तरह से वो क्या बात कर रहे हो, वो एलओपी जैसी कोई हरकत करता है क्या? वो एलओपी पद को क्या कभी मर्यादा से राहुल गांधी का लेता है कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मैं राहुल गांधी का मर्यादा से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, राहुल गांधी के साथ उसकी मर्यादा नहीं है, लेकिन वो कहीं से भी एलओपी नहीं लगता, कहीं से भी नहीं लगता। हम लोग ये दरअसल सरकार कह सकती है, लेकिन उसके पास एक डेजिग्नेटेड पोस्ट है। हम लोगों को संस्थाओं की, चूंकि जो ये कह सकता हो कि मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आया, आप उस पर, ये बिल्कुल सही है, आप उस पर हंस सकते हैं, लेकिन हम जिस पोजीशन पर वो हैं उसी तरह से जब हम लोग सवाल उठाते हैं कि पीएम पर इस तरह से किसी को बोलना नहीं चाहिए, मुझे लगता है लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उसको सही से जवाब अभी दिया जा रहा है, और ये मुझे लगता है एक बेहतर स्ट्रेटजी है। मोदी सरकार, मोदी चाहते हैं कि एक राजनीतिक तौर पर उनके अपने समर्थकों के अंदर इतना बोझ हो जाए कि वो खुद निकल के कहने लगे कि बस अब आप बस कर दीजिए, क्योंकि 100 चुनाव मुझे लगता है हारने का इंतजार कर रहे हैं। बाकी तो आप बहुत सारे लोगों को उम्मीद रहती है कि इनको केस दर्ज होगा, वो अदालतों में है, उनका इंतजार किया जा रहा है, उनमें ईडी जैसी जो है वो कोशिश तो पूरी है, सबूत भी दे रहे हैं, तो अब उसके बाद अदालतों पर छोड़ रही है सरकार अपनी तरफ से, ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहती है। एक्चुअल में क्या है, एक तो आपकी शालीनता, एक आपका पत्रकारिता बोध, और एक आपकी मर्यादाएं, इन सबको तो सलाम करता हूं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि क्या ये एलओपी है वाकई, क्योंकि इनके मंच से प्रधानमंत्री को मां की गाली दी जाती है, इनकी पार्टी के हैंडल पर उनकी दिवंगत माता जी का एक एआई जनरेट वीडियो जारी किया जाता है, और ये दोनों काम मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी की बिना जानकारी के हुए होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं से नहीं लगता कि ये नेता प्रतिपक्ष है, और नेता प्रतिपक्ष की जो एक जिम्मेदारी, जवाबदेही होनी चाहिए अपने पद के प्रति, वहां ये रंच मात्र भी खरे उतरते हैं, बल्कि ये ऐसे कांड कर देना चाहते हैं इस देश में कि पूरी दुनिया देखे। और चूंकि ये अब हताश हो चुके, निराश हो चुके, ये अब जान चुके, समझ चुके कि इतने चुनाव हार चुके हैं, जनता का भरोसा हम पर नहीं रहा है, ये बिहार भी हारेंगे, बंगाल भी हारेंगे, इनकी चिंता असम को लेकर के है कि हरियाणा की तरह वहां भी अगर तीसरी बार ये हार गए तो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि अपना आपा खो बैठे हैं। कुछ कहेंगे क्या वीरेंद्र जी या धीरेन्द्र जी? जी हाँ, धीरेन्द्र जी बोलिए। मैं आपकी इस बात को बिल्कुल मान रहा हूं, लेकिन मैंने स्ट्रेटजी पे बात की कि सरकार ने
इनको एक्सपोज इसी तरह करना है। आप ये सोचिए, जब पीएम अपनी माताजी के साथ, तो बहुत ही रेयर ऐसे लोग होंगे जो उसको मतलब उस बात को सोच नहीं पाएंगे। और हम जैसे पत्रकारों ने तो उनका वो घर जाके देखा हुआ है। मैं उनके भाइयों से मिला हूं, चचेरे भाई से मिला जो अभी भी पटाखे की दुकान लगाता है, जब मौका मिलता है पटाखे की दुकान लगा लेता है, उसके बाद कहीं कंबल बेचने लगता है, वहीं उन्हीं घरों में। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक सरकार की स्ट्रेटजी जो है, क्योंकि आप पूछ रहे थे कि सरकार कुछ करेगी या नहीं, तो मुझे लगता है उनको एक बेहतर मर्यादित जवाब दिया जा रहा है। और वो भले ही उनको पालन नहीं करते हैं तो, लेकिन 100 गलतियों का इंतजार हमेशा करते हैं। खासतौर से हम लोगों के यहाँ परंपरा है, और काफी सनातन के बहुत ज्यादा मानने वाले में हम लोग प्रधानमंत्री मोदी को गिनते हैं। मुझे लगता है कि वो 100 चुनाव हारने के बाद ही कहेंगे कांग्रेसियों की कि भाई अब इसको बदल दो, अब दीदी को लाओ। तो मुझे लगता है इसीलिए इंतजार किया जा रहा है। तो उनकी मर्यादा सिर्फ वीरेन जी, मैं आपके पास आता हूँ। अभी संयुक्त कमांडर की एक मीटिंग हुई है कलकत्ता में। उसकी टाइमिंग और जिस तरह की घटनाएं बांग्लादेश में होकर निपटी, नेपाल में हुई, SIR अब बिहार के बाद बंगाल में भी होना है, ममता बनर्जी जिस तरह की धमकियां दे रही है, जिस तरह का वातावरण बन रहा है, और ये जेन जेड राहुल गांधी का प्रिय शब्द, आज से मैं कहूंगा कि इनका प्रिय शब्द जेन जेड है। तो ये सब जो खुरापाते दिमाग में चल रही हैं, और वो बहुत पहले कह चुके कि केरोसिन छिड़का जा चुका है, बस दिया सलाई दिखाने की जरूरत है। उनकी हार्दिक इच्छा है कि वो दिया सलाई दिखाए, इसलिए वो 3 का आह्वान कर रहे हैं, स्टूडेंट का, युवा का और जेन जेड का। तो ऐसे में मैंने कहा था कि क्या सरकार फिर भी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेगी, या जब जेन जेड को लेकर के राहुल गांधी कूदेंगे मैदान में या कूदवाएंगे अपने कुछ उपद्रवियों को, तो सरकार सुताई भी करेगी ठीक से। क्योंकि कलकत्ता में अगर तीनों सेना प्रमुखों को बुलाया, CDS को बुलाया, डिफेंस मिनिस्टर को बैठाया और NSA को बैठाया, तो वो मूंगफली खा करके तो वहां से रवाना हुए नहीं होंगे। बहुत कुछ सोच समझ करके, रणनीति बना करके ही वहां से उठे होंगे। राहुल गांधी के सलाहकारों ने उनको ये नहीं बताया कि प्राइम मिनिस्टर पिछले 11 सालों में एक नैरेटिव बहुत मजबूती से स्थापित कर चुके हैं कि भारत की राजनीति में 2 ही मुद्दे हैं, राष्ट्र या परिवार। नरेंद्र मोदी के लिए राष्ट्र प्रथम है, बीजेपी के लिए, RSS के लिए राष्ट्र प्रथम है, और इंडी अलायंस में सारी पार्टियों के लिए परिवार प्रथम है। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, DMK हो, हर पार्टी में परिवार जो है परिवार प्रमुख है। तो और राहुल गांधी के सलाहकारों ने उनको ये भी नहीं बताया कि आप नेपाल के आंदोलन की ओर इशारा कर रहे हो, और नेपाल के पैटर्न पर, नेपाल की तर्ज पर आप भारत में आग लगाने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन आप स्वयं नेपो किड हो, आप स्वयं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की उपज हो, और नेपाल का आंदोलन इन्हीं भाई भतीजावाद, परिवारवाद और नेपो किड के खिलाफ था। ये बात क्यों नहीं कही आपने? तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन राहुल गांधी के आज के ट्वीट में उभर के आया है। और ये बात सही है कि ये लोग हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन जो हमारा बैट्समैन है वो 2014 में 282 रन बनाए उसने, 2019 में 306 बनाए, 2024 में रन रेट कम हो गया तो 240 पे रह गया। रन रेट कम घटता बढ़ता रहेगा, लेकिन हमारा बैट्समैन क्रीज पे जमा हुआ है। आप कितनी भी शॉर्ट पिच बॉल फेंक लो, हमारा बैट्समैन क्रीज के बाहर आकर के छक्का नहीं मारेगा। वो आपको भरपूर अवसर दिया है उन्होंने 11 साल में, आप सब खुराफात करके देख लीजिए। 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय शाहीन बाग में जिहाद चल रहा था, और बीजेपी का वोटर इस बात को लेके बहुत खींचा हुआ था, बहुत उसमें गुस्सा था कि केंद्र सरकार इसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। सरकार ने उनको जिहाद करने का भरपूर अवसर दिया,
दिसंबर 19 से लेकर के फरवरी 2020 तक, फिर सितंबर 2020 से नवंबर 2021 तक दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का, क्रिश्चियन मिशनरी का और जिहादियों का कम्युनिस्टों का भी जिहाद चला साल भर। सरकार ने भरपूर अवसर दिया और ये खुद जो है सारे खिलाड़ी पस्त होके अपने अपने किले में लौट गए। वही इस बार भी होगा, लेकिन अगर हिंसा हुई तो चाणक्य का जो जो सूत्र है, राजा सोता है राजदंड जागता है, तो राजदंड अपना काम करेगा। और जो बात अटल जी ने 2002 में कही थी कि मोदी जी आप राजधर्म का पालन कीजिए, तो मोदी जी को राजधर्म का पालन करना आता है। राहुल गांधी को अभी ये सीखना है। बाबा जी, आप कंक्लूड करेंगे? सर, आपने कहा कि मोदी की क्या तैयारी है, मोदी कोई एक्शन लेंगे, तो सर एक तो मोदी सोने वाले नेता नहीं है, वो भी जागते हैं और उनका राजदंड तो खैर जागता ही है। और मोदी की जो टीम है ना सर, मोदी की जो टीम है, मैंने मोदी की टीम को सर जब धारा 370 हटी थी ना, तब कश्मीर को कैसे कंट्रोल करना है इसकी तैयारी करते देखा है। मुझे याद है सर, वहां पे नॉर्दर्न रेलवे का नया नया सेटअप खड़ा हुआ है, वहां भाई ट्रेन पहुंची है, तो सर नॉर्दर्न रेलवे ने अपने वहां का जो वो था डीआरएम था, उसने अपने सभी स्टाफ को बोला था, वो चिट्ठी मैंने पढ़ी थी कि 3 महीने का राशन घर में रख लो, बीवी बच्चों को घर भेज दो। सर ऑफिशियल चिट्ठी थी, 3 महीने का राशन अपने घर में रख लो और बीवी बच्चों को घर भेज दो। ये तो तैयारी रेलवे की थी, आर्मी की और पैरामिलिट्री फोर्सेस की और जे&के पुलिस की, और बाकी तैयारी क्या रहेगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो सर बात यह कि मोदी को, अमित शाह को और डोभाल साहब को तैयारी करना आता है, नंबर 1। नंबर 2 सर, सरकार क्या करेगी इसका ट्रेलर निशिकांत दुबे ने बहुत बेहतरीन दिखाया कि अगर भारत में कुछ ऐसा ट्राई किया तो कौन कौन कहां कहां कैसे कैसे छुपेगा, किस देश में शरण लेगा और कैसे भागेगा, और किसका किसका घर, दुकान, मकान, शोरूम, होटल फूंका जाएगा, ये निशिकांत दुबे ने सर बहुत बढ़िया बता दिया। और निशिकांत दुबे की बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम तो हल्के में ले भी सकते हैं, विपक्ष ने तो कतई हल्के में नहीं ली होगी, क्योंकि वो हमसे ज्यादा सियाणे इस मामले में, उनको खूब पता है कि उनका। सर एक बात बताइए, ऐसे ऐसे राजनेता हैं जिनके पास आज से 30 साल पहले साइकिल का पंचर लगाने के लिए पैसे नहीं थे और घर में खाने के लिए दाने नहीं थे, जो सर्वेंट क्वार्टर्स में रहते थे, आज वो सब अरबपति हैं। तो सर ये लिस्ट तो जैन जी के पास है, नहीं होगी तो पहुंचा दी जाएगी। और सर लड़ाई तो होगी, पर वो होगी भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म के खिलाफ। तो आप देख लीजिए नेपोटिज्म तो जो जिन पदों पर हैं, हाँ, जो तमगे लिए घूम रहे हैं, उन पदों को छोड़ करके भागेंगे या पदों के साथ भाग जाएंगे? सर अब तो ये तो समय बताएगा कि भागने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, साड़ी में भाग पाएंगे कि नहीं भाग पाएंगे। बहुत मोटे मोटे पेट हैं, चर्बी गोले हैं, कुछ लोगों को लैम्बोर्गिनी और लिमोजीन और मर्सिडीज से नीचे पैर रखने की आदत नहीं है। अभी परसों तेजस्वी मैंने देखा, एक दलित बस्ती में गए थे, मुंह पे रुमाल रखे थे, वो फोटो बड़ा वायरल हुआ, वीडियो। तो सर सबको बस का पैदल, वो पता नहीं कौन सा राजा था, वो इसलिए नहीं भाग पाया क्योंकि जूता पहनने वाला कोई नहीं था। वो दिखाया नवाब वाजिद शाह, हाँ, तो भाग ही नहीं पाए क्योंकि जूता नहीं पहना है किसी ने। तो सर नवाब साहब लोग हैं, पता नहीं भाग पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये भी तो एक तो परेशानी वाली बात है सर। बहरहाल ख्वाब इनके बहुत ऊंचे हैं। हाँ, अब देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा, जरा हम भी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर इतनी बात है, मोदी इज नॉट स्लीपिंग,
उसको पता है श्रीलंका में क्या हुआ था, नेपाल में क्या हुआ था, बांग्लादेश में क्या हुआ था, पाकिस्तान में तो आर्मी हेडक्वार्टर में घुस के जनरल साहब का घर ही लूट लिया था। बाबा जी यहाँ पे एक सेवा और भी है, DTH, डायरेक्ट टू हूर। हाँ और वो सर, वो पाटनी के घर पे जिन दो लोगों ने फायरिंग की थी ना, हाँ, एनकाउंटर, अब की बार निशाना चूका नहीं है, अब की बार घुटने में नहीं लगी है गोली। भट्ट साहब, ये जो 72 हूरों का कॉन्सेप्ट है ना, वहां बड़ी किल्लत पड़ी हुई है आजकल, क्योंकि ऑलरेडी किल्लत है। हाँ, ये गाजा में इतना कुछ हो गया है, अब वहां हूरों की कमी पड़ रही है, दिक्कत होगी। अरे भाई, इजराइल ने गाजा के गाजियों को गाजर बेचने के लायक नहीं छोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का जुड़ने के लिए। ईश्वर करे कि राहुल गांधी ऐसी मनोरंजन करते रहे हम लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।